हेलो स्टूडेंट्स, सांद्रण की इकाइयों में हमारी लास्ट यूनिट बची थी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? एक घटक की मोल संख्या और कुल घटक और कुल घटकों की मोल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक बिलियन में कम से कम दो घटक तो होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक घटक की मोल संख्या और कुल घटकों की मोल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। हम मान लेते हैं कि दो घटक A और B है। एक बिलियन में दो घटक A और B है। तो यहाँ A की मोल संख्या Na, A के मोलों की संख्या, और B की मोल संख्या Nb, A का मोल प्रभाज को वैसे जीटा से डिनोट करते हैं। तो ये जीटा का सिंबल है जीटा A। सामान्यतः इसे X बोल देते हैं, पर यह सिंबल क्या है? जीटा है। जीटा A। B का मोल प्रभाज जीटा B हो। ये हमने सिंबॉलिक ले लिए हैं। A की मोल संख्या Na, B की मोल संख्या Nb, A का मोल प्रभाज जीटा A और B का मोल प्रभाज जीटा B हो। तो हम घटक A और B का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। A का मोल प्रभाज क्या होगा? A का मोल प्रभाज जीटा A बराबर क्या आएगा? A के मोलों की संख्या Na प्लस कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, कुल मोलों की संख्या। यदि एक से दो से ज्यादा घटक है तो हम उनको भी जोड़कर कुल मोलों की संख्या निकालते हैं। B का मोल प्रभाज जीटा B इक्वल Nb, B के मोलों की संख्या और क्या आ जाएगा? बटे कुल मोलों की संख्या। तो इस तरह से हम मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। एक बात आपको यहाँ और ध्यान रखना है, किसी भी विलयन में कितने भी घटक उपस्थित हो, सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। कैसे होगा? तो हम यहाँ देखते हैं जीटा A प्लस जीटा B इक्वल, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हम यहाँ किसका मान रखेंगे? जीटा A का और यहाँ जीटा B का। ये आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर हम LCM लेंगे तो क्या आएगा? Na प्लस Nb, यहाँ आ जाएगा Na प्लस यहाँ आएगा Nb। तो क्या आ रहा है? Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb है और हर में भी क्या आ रहा है? Na प्लस
NB आना है। कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कितने भी घटक आप कितने भी घटकों का मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 1 आता है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 1 बिलियन में 46 ग्राम इथेनॉल, 46 ग्राम इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और 72 ग्राम जल उपस्थित है। 1 बिलियन में 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 72 ग्राम जल उपस्थित है। दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। पहले हम इनकी मोल संख्या निकालेंगे। मोल संख्या बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले किसकी, इथेनॉल की, NC2H5OH। यहाँ A और B का भी उपयोग कर सकते हैं, पर वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि A किसको माना है, B किसको माना है। तो इथेनॉल लिखेंगे, गलती होने की संभावना नहीं होगी। N इथेनॉल कितना द्रव्यमान है, 46, द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। मोल संख्या के लिए हम जो फार्मूला उपयोग में लाते हैं, मोल संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। इथाइल अल्कोहल का अणु द्रव्यमान 46 होता है, तो मोल संख्या आई 1। NH2O, H2O के मोलों की संख्या 72 और इसका अणु द्रव्यमान होता है कितना, 18। कितना आएगा, 4। कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 + 1। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या 1 + 4, ये आ जाएगा 5। अब हमें दोनों घटक का मोल प्रभाज निकालना है। इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज जीटा C2H5OH क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, 1 अपॉन कुल मोलों की संख्या कितनी है, 5। ये आ जाएगा 0.2। 0.2 किसका, H2O का मोल प्रभाज। H2O के मोलों की संख्या कितनी है, 4 और कुल मोलों की संख्या 5। कितना आएगा, 0.8। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि हमारे आंसर सही है। दोनों घटक के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 आता है। तो इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। कई बार 0.999 भी आता है जो सही है। तो ये मोल प्रभाज लास्ट यूनिट थी। अब हम समस्त इकाइयों को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले आयतनात्मक या ताप से प्रभावित इकाइयां, और दूसरी है भारात्मक, ताप से अप्रभावित इकाइयां। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो इकाइयां सब आयतनात्मक हैं, और इसमें वेट बाय वॉल्यूम
परसेंटेज, जिसमें हमने बिलियन का आयतन लिया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बाद वेट बाय वॉल्यूम ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm, मोलरता, मोलरता मोलेरिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, फॉर्मलता फॉर्मेलिटी। ये इकाइयाँ आयतनात्मक हैं। इनमें हम बिलियन का आयतन लेते हैं और बिलियन का आयतन ताप से प्रभावित होता है, इसलिए ये जो 7 इकाइयाँ लिखी हैं ये ताप से प्रभावित होती हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो बिलियन का आयतन बढ़ जाता है और बिलियन का आयतन कहाँ है? सब जगह हर में आता है। तो ताप बढ़ाने पर जब आयतन बढ़ता है तो इन इकाइयों के मान कम हो जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, अप्रभावित रहती है। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता इनके मान कम हो जाते हैं। तो ये ताप से प्रभावित होने वाली इकाइयाँ हैं, इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट कहते हैं। और दूसरी है भारात्मक, जो ताप से अप्रभावित रहती हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट ppm, मोललता, मोललता, मोललता में हमने क्या लिया था? 1 किलोग्राम विलायक, विलायक का द्रव्यमान लिया था। और लास्ट जो ताप से अप्रभावित यूनिट है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो ये 4 इकाइयाँ हैं जो भारात्मक हैं, जिनमें हम विलयन या विलायक का द्रव्यमान लेते हैं और द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट कहलाती है। अब हम सांद्रता की इकाइयों को बिल्कुल संक्षिप्त में एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। जहां इकाइयों में क्या अंतर है वो इस टेबल के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ विलायक को A से दर्शाया है, विलेय को B से और विलयन को S से। सबसे पहले प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंट, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। इसका सूत्र होगा वेट बाय वेट परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 100 मिलीलीटर, यहाँ रेड से मैंने जो लिखे हैं उसमें क्या अंतर है ये समझ में आ जाएगा। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 अपॉन विलयन का आयतन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन जो VA प्लस VB है इंटू 100। परसेंटेज और ppm दोनों में कितना अंतर है ये 100 में निकालते हैं, ये 10⁶ में निकालते हैं। वेट बाय वेट ppm 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। सूत्र होगा वेट बाय वेट ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। वेट बाय वॉल्यूम ppm
परिभाषा क्या होगी, 10⁶ मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, वेट बाय वॉल्यूम ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁶। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm क्या होगा, 10⁶ मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm बराबर क्या होगा, ये बिलियन का विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁶। यहाँ आगे आते हैं मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये तीनों आयतनात्मक हैं और इनमें 1 लीटर बिलियन लेते हैं। अलग अलग देखते हैं। मोलरता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू आयतन मिलीलीटर में। नॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू आयतन मिलीलीटर में। फॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। फॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन मिलीलीटर में। मोललता, ये भारात्मक है, 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ बिलियन नहीं लेना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोललता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। लास्ट यूनिट है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज एक घटक की मोल संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। ये मैंने बटे में लिखा है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। 2 घटक A और B हैं तो A का मोल प्रभाज Na अपॉन Na प्लस NB और B का मोल प्रभाज NB अपॉन Na प्लस NB। तो इस तरह से इस टेबल की सहायता से आप सभी सांद्रण की इकाइयों को आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।